हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले ही टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो रिसेंट फेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़कर नेपाल और म्यांमार के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि हमारी जो आसपास के कंट्रीज हैं उनका गवर्नेंस किस हिसाब से सफ़र किया था। तो नेपाल और म्यांमार का बाकी था। आइए आज इसी से शुरू करते हैं। तो नेपाल में क्या है कि नेपाल में हाल ही में डेमोक्रेसी आई है। तो इससे पहले वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहती है, ठीक है। और वहाँ के राजा रहते हैं किंग बिरेंद्रा, ठीक है। लेकिन इनका जो डेथ हो जाता है 2001 में, एक बहुत बड़ा मैसेकर होता है, मिस्टीरियस मैसेकर। उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। आप गूगल कर सकते हैं नेपाली रॉयल मैसेकर करके। उनमें उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, जो कि अभी तक मिस्टीरियस बना हुआ है। और उसके बाद जो है नए राजा बनते हैं किंग ज्ञानेंद्रा। ये इनके भाई रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा कि आप जाने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा जो है बाध्य था। लेकिन किंग ज्ञानेंद्रा जो है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और 2005 में वो जो है डिसमिस कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो क्या होता है फिर, नेपाल की जो जनता होती है वो रिवॉल्ट करती है। अप्रैल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है 2006 को। उसके बाद वो लोग डेमोक्रेसी के मांग के लिए लगातार संघर्ष करते रहता है, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लोग संघर्ष करते रहते हैं। और अंत में 2008 में जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। आज के हालात आप जान ही गए हैं। अभी ओली जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने हाल में विवादित बयान देकर काफ़ी ट्रोल हो चुके हैं वो। तो ये नेपाल की स्टोरी थी। ये थोड़ा शॉर्ट में इसलिए निपट गया क्योंकि ये हाल में ही डेमोक्रेटिक हुआ है। तो इनकी ज़्यादा उतनी स्टोरी नहीं है पुरानी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अभी डेमोक्रेटिक के रूप में हुआ है ये, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं म्यांमार पे। तो म्यांमार की कहानी ये है कि म्यांमार 1948 में इंडिपेंडेंट होता है और वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। लेकिन उसके साथ भी वही होता है कि वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री कूप होता है 1962 को, ठीक है। मिलिट्री कूप होता है और लगभग 30 साल तक ये मिलिट्री कूप चलता है। इस मिलिट्री कूप में इतना ज़्यादा टाइट रूल था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल आइडिया एक्सप्रेस करते हुए पाए गए तो आपको कम से कम 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, आपको जेल कर दिया जाएगा। इस कारण करीब 6 to 10 लाख पीपुल जो है म्यांमार छोड़कर दूसरे कंट्री की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो 30 साल के दमन के बाद वहाँ पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वहाँ की सबसे पॉपुलर पार्टी रहती है, तभी वो जीतती है। जिसमें कि आंग सान सूकी भी एक लीडर रहती है। आंग सान सूकी का आपने नाम सुना होगा, हाल में भी ये चर्चा में रहती है, हमेशा पेपर में इनका नाम आते रहता है। लेकिन हुआ क्या कि 1990 के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर आए उनको मिलिट्री रिफ्यूज़ कर दी रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने से मिलिट्री रिफ्यूज कर देती है और जितने भी लीडर हैं उनको हाउस अरेस्ट में कर लेती है। तो आंग सान सूकी को ही लगभग 1990 से लेकर 2010 तक में करीब 17 to 20 ईयर्स जो है इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। और तब भी ये म्यांमार की जनता के हक की लड़ाई लड़ते रही। इस कारण उन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस की ये होल्डर हैं आंग सान सू की। और ये हाल में ये स्टेट काउंसलर भी है। हाल में म्यांमार विवादित भी रहा था रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आंग सान सू की का क्रिटिसाइज़ किया था लोग और उनसे नोबेल प्राइज़ रिटर्न करने के लिए भी कहा था। लेकिन आंग सान सू की ने अपने देश के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आप सोच सकते हैं 1990 से लेकर 95 तक और फिर 2000 से लेकर 2002 तक और फिर 2003 से लेकर 2010 तक वो करीब हाउस अरेस्ट में गई थी। और तब भी वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है जान हथेली पर लेकर करते रहीं, ठीक है। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जो है किसी को भी फांसी पे चढ़ा देना आम बात है। फिर वो अपने देश के जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहीं,
ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास की जितने भी कंट्री है, सबका गवर्नेंस, सबका डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहा है। और लेकिन हमारी जो कंट्री है वो शुरू से लेकर अंत तक क्या रही है, डेमोक्रेटिक ही रही है। इसलिए इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में एनसीईआरटी जो है ये डिस्कस करती है कि हम लोग जो डेमोक्रेसी एक कंट्री के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या एक पूरे वर्ल्ड का एक गवर्नमेंट है, जो एक पूरा एक वर्ल्ड का एक गवर्नमेंट जो एक लॉ बना दिया तो वो हर एक कंट्री फॉलो करता है? तो फिर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो पूरे वर्ल्ड का गवर्नमेंट है और वो कोई नियम बना दे तो वो पूरा कंट्री मानता ही है। लेकिन इसके जगह क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि ये जितने भी कंट्री इसके अंदर मेंबर रहते हैं उन सबों को मिला करके ये एक आम राय बनाता है, एक नियम बनाता है, एक लिमिट डालता है कि गवर्नमेंट कौन से काम कर सकती है, कौन सा काम नहीं कर सकती। जैसे आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कानून बनाते। तो अब हम लोग जानेंगे किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या काम है। तो एनसीईआरटी जो मेनली डिस्कस कर रही है वो ये चार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रही है। पहला है यूएन, यूनाइटेड नेशन। दूसरा है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और चौथा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो आइए पहले डिस्कस करने से पहले इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले। यूनाइटेड नेशन जो है ये वर्ल्ड वार 2 के एंड में बना था। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में भी मनाया जाता है। स्टार्टिंग में इसमें 50 कंट्री इसके मेंबर थी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, पोलैंड भी सिग्नेचर करता है और यूएन का मेंबर बन जाता है। एनसीईआरटी में जो 192 मेंबर करंट में बताया हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही बता चुका है कि एनसीईआरटी जो है वो 2006 का एडिशन है, वो पुराना एडिशन है। अभी यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं और जो 193rd मेंबर उसमें ज्वाइन किया है वो साउथ सूडान है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। और यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो अभी फिलहाल करंट के हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। नाम आपने सुना होगा, न्यूज़ में ये सब आते रहता है, इन लोगों का न्यूज़ आते रहता है इन लोगों का नाम। अब बात तक करते हैं यूएन का काम क्या है। यूएन काम करती है कॉपरेशन का, कि जितने भी कंट्रीज उसके मेंबर, जैसे 193 कंट्री जो मेंबर है उन 193 कंट्री के बीच में कॉपरेशन हो कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसको बनाया जाए, सिक्योरिटी को बनाया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कदम में आगे बढ़ा जाए और सोशल इक्विटी लाए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी कंट्री के बीच में किसी एक विशेष समुदाय के साथ पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो यूएन उसको होने नहीं देगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हर आज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, हर एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से लिंक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये फोकस करती है कि सबों का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। आप जब वर्ल्ड वार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, ठीक है, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है अमेरिका में, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है वो क्या कर सकता है, वर्ल्ड वार को भी लीड कर सकता है। इसलिए यूएन उसके लिए भी कार्यरत है। लेकिन यूएन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूएन से ज़्यादा रोल जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यो यूएन का ही एक, समझ लीजिए एक तरह की कमेटी, एक तरह का ब्रांच है जो स्पेशली जो है पीस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस। ठीक है। अब आते हैं आईएमएफ पे। तो आईएमएफ क्या कब इस्टेब्लिश हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एनसीईआरटी कह रही है कि इसके 175 मेंबर है। वही बात है, एनसीईआरटी पुरानी बुक हो गई है। अभी इसके कितने मेंबर है करंट में, 189 मेंबर है। और ये दुनिया की बिगेस्ट मनी लेंडर है, मतलब ये कंट्रीज को लोन देती है। ठीक है। और ये मॉनिटर करती है वर्ल्ड इकोनॉमी को कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र नहीं कर जाए। हाल में ये चर्चा में गई थी गीता गोपीनाथ को लेकर। गीता गोपीनाथ एक इंडियन है जो आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पर उनको रखा गया है। ठीक है।
अब आते हैं वर्ल्ड बैंक के पे। तो वर्ल्ड बैंक जनरली दो इंटरनेशनल समूह है, आईडीए और आईबीआरडी, उनको मिला करके उसको नाम दिया गया है वर्ल्ड बैंक का। आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका भी काम क्या है, गवर्नमेंट को लोन देना है। और ये क्या करती है कि जिस गवर्नमेंट को लोन देती है उसके इकोनॉमिक्स पॉलिसी को भी मॉनिटर करती है, और उसके कंट्री के गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाए जिससे कि आपका इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट जानकारी है, एक शॉर्ट नॉलेज है इन चारों के बारे में। पर एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है? एनसीईआरटी इसमें यह डिस्कस करना चाह रही है कि क्या ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, क्या ये खुद में डेमोक्रेटिक है? तो अब आइए देखते हैं फॉल्ट कहाँ है। फॉल्ट यहाँ है कि यूएन जो है ये कुछ और भी काम करती है। जैसे ये अपॉइंट करती है चीफ जज को, ठीक है, चीफ जज को या जजेज, जो भी जजेस होते हैं किसमें, इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में जो भी जज होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? यूएन अपॉइंट करता है। और जो भी नया मेंबर बनेगा उसको भी कौन अपॉइंट करता है? यूएन अपॉइंट करता है। कि यूएन जो है वो बताएगा कि कोई नया मेंबर बन रहा है तो वो यूएन के इसमें क्राइटेरिया में आ सकता है या नहीं आ सकता है। और ये क्या करता है, जो सिक्योरिटी जनरल होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, जो उसका चीफ होता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? यूएन करता है। किसके थ्रू करता है? तो ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ये इसको कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब याद रखिएगा, ये सब अक्सर पूछा जाता है, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को क्या कहा जाता है? मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हर एक कंट्री का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक वोट होता है, सबका वोट बराबर होता है। और कोई भी नया लॉ जो बनना होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बनता है। ठीक है, तो अब फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट ये है कि जो जज का अपॉइंटमेंट होता है और जो मेंबरशिप मिलता है किसी नई कंट्री को, और जो सिक्योरिटी जनरल का अपॉइंटमेंट जो होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपने से नहीं कर सकती है वोट डाल के। इसके लिए इसको एडवाइस लेना होगा किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको रिकमेंड करेगी वही वो जज अपॉइंट करेगा, उसी को नया मेंबर ज्वाइन कर सकता है और उसी को सिक्योरिटी जनरल भी बनाएगा। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब ले रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या फॉल्ट है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये है कि ये ओनली 15 मेंबर्स का कमिटी है। ठीक है, और 15 मेंबर्स में क्या है कि 5 परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, जिनका 2 ईयर का टेन्योर होता है। तो 2 ईयर तक ये 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज है उनका 2 ईयर का ही कार्यकाल होता है, 2 ईयर का ही टेन्योर होता है। बाकी 5 परमानेंट मेंबर है और टोटल कितना हो गया? 15 परमानेंट मेंबर। अब इसमें भी क्या फॉल्ट है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इनको दिया हुआ है वीटो पावर। ठीक है, जिसमें कि आता है ब्रिटेन, चाइना, रसिया, यूएस और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, यूएस और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज को वीटो पावर है। अब वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन हो रहा है, अगर इस 5 कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री अपना वीटो यूज करके बोल दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तो वो जो है पारित नहीं होगा। तो ओवर रूल किसका चलेगा? जिनके पास वीटो पावर है उनका ही चलेगा। ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी को जो प्रमोट करने के लिए जो चीज़ बना हुआ है उसके ही अंदर में इतना फॉल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि यही एनसीईआरटी पूछ रही है कि क्या जो चीज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद में डेमोक्रेटिक है। तो इस चीज़ को डिस्कस कर रही है। अब आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में कि इन दोनों में क्या फॉल्ट है। इन दोनों में ये फॉल्ट है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें जो वोटिंग राइट होता है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कंट्री जो है कितना मनी कंट्रीब्यूट किया है
उस आईएमएफ को, ठीक है। जो कंट्री जितना मनी कंट्रीब्यूट करेगा उस लेवल पे उसका वोटिंग राइट माना जाएगा। मतलब कि आईएमएफ में यूएस का अकेले जो है 16.52% वोटिंग राइट है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूएस मनी इन्वेस्ट करता है आईएमएफ में, ठीक है। इंडिया का जो वोटिंग राइट है वो 2.64% है। हालांकि इंडिया आता है टॉप 10 में, लेकिन इसका कितना है 2.64% है। तो जो टॉप के 10 कंट्री है उन्हीं को मिलाकर करीब 54 to 55% वोटिंग राइट उनके पास आ जाता है। तो जहां 10 कंट्री मिलकर 54 to 55% वोटिंग राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डिसीजन होगा वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और वर्ल्ड बैंक के साथ में क्या केस है कि एक कन्वेंशन बना हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो हमेशा एक अमेरिकन होगा। और वो बनेगा कैसे? जो यूएसए का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो जिसको अपॉइंट करेगा वही कौन होगा? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सब में क्या है? एक फॉल्ट भरा हुआ है, एक गलती, मतलब एक तरह का अनजस्टिस भरा हुआ है, जिसके आधार पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये सब जो है डेमोक्रेटिक मेजरमेंट पे खरा उतर रहा है। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वो किसके रिकमेंडेशन पे कहेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन पावरफुल है? जो विटो जिसके पास है। और विटो किसके पास है? केवल 5 को। यानी कि 193 का जो डिसीजन होगा वो एक तरफ हो गया, और 5 का जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा मैटर करता है। आईएमएफ में क्या है कि जो 10 कंट्री है टॉप मोस्ट, उसी का वोटिंग परसेंट आधा के बराबर है, तो यहाँ पे उस 10 कंट्री का ज़्यादा मायने रखेगा। और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? यूएसए का फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो स्वाभाविक है जो इसमें जो पॉलिटिकल ये होगा, डोमिनेंस होगा, किसका होगा? यूएसए का होगा। तो इस तरह एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है कि क्या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम जान गए हैं ये खुद में डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस ये कर रहा है कि डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए ये सब किस तरह से काम कर रहा है। और ये जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य भी होगा। अब डेमोक्रेसी का जो प्रमोशन का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रही है एनसीईआरटी, वो डिस्कस कर रही है इराक की स्टोरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि एक पावरफुल कंट्री, एक जो सुपर पावर है यूएसए बन गया है, वो किस तरह से क्या क्या कर सकता है, दूसरे कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि इराक जो है वो एक वेस्ट एशिया का कंट्री है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के अंदर आता था और ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1932 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 30 ईयर्स के बाद मिलिट्री coup का एक सीरीज चलता है और उसके बाद अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी जो है वहाँ की आती है सत्ता में। और इस मिलिट्री coup में जो है सद्दाम हुसैन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे ये पार्टी शासन में आती है तो ये जो है जितने भी ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ है उसका एबॉलिश कर देती है और वुमेन्स को वोटिंग राइट देती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये रिफॉर्म करती है जो आसपास के किसी वेस्ट एशियन कंट्री की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है। फिर क्या होता है? फिर सद्दाम हुसैन 1979 में बनते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये अपने अपोनेंट, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, उनको मरवा दे रहे हैं और जो भी वहाँ की माइनॉरिटी है उसका जो है मैसेकर करवा रहे हैं, ठीक है। इन पे आरोप लगता है और यूएसए और ब्रिटेन मिलकर ये आरोप लगाता है यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूएन जो है अपना एक मेंबर का एक कमेटी भेजता है, कहता है इसमें इराक में इस चीज़ को सर्च करने के लिए। ये लोग क्लेम करते हैं कि इराक जो है एक मतलब न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो साजिश कर रहा है मास डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। मतलब
पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े मतलब नरसंहार की तैयारी कर रहा है। ये कौन क्लेम करता है? यूएसए और ब्रिटेन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वहाँ पे कमेटी जाती है और उनको कुछ नहीं मिलता है, वो वापस आते हैं और उनका जो आरोप है उनको खारिज कर देते हैं। फिर भी इस बात को यूएस नहीं मानता है और वो क्या करता है? इराक पे हमला कर देता है, ठीक है। और 2003 में सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटा करके उसको अरेस्ट कर लेता है और बाद में 30 दिसंबर 2006 को जो है सद्दाम हुसैन पर केस चलाकर उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि किस तरह एक पावरफुल कंट्री जो है कोई भी किसी भी चीज़ के किसी दूसरे कंट्री के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। जनरली स्पेशलिस्ट सबका ये मानना है कि इराक जो है ऑयल देने से मना कर देता है यूएसए को, इसलिए यूएस जो है इतनी बड़ी साजिश रचती है। तो इस समय यूएस के खिलाफ जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी चले जाते हैं जो कि कोफी अनान रहते हैं, ठीक है। कोफी अनान रहते हैं सेक्रेटरी जनरल, और वो भी कहते हैं कि यूएस जो ये काम किया है ये सरासर इलीगल काम है, ठीक है। तो इस सब चीज़ के जानने के बाद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के जानने के बाद, और किस तरह डेमोक्रेसी के प्रमोशन के नाम पे यूएस किसी दूसरे कंट्री में घुस करके वहाँ के हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट कर लेता है और फिर उसको फांसी की सज़ा दे देता है, इस सब को देख करके एक सवाल करती है एनसीईआरटी लास्ट में, ठीक है। जब आप लास्ट पेज पे जाइएगा तो वहाँ पे एक लाइन से 3-4 सवाल किया हुआ है कि अब आप ये सोच के बताइए क्या ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का सही तरीका है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आप उसके कंट्री में इन्वेट कीजिए और वहाँ की सत्ता को हटाइए और अपना सत्ता इस्टेब्लिश कीजिए और डेमोक्रेटिक बना दीजिए। क्या ये एक्सटर्नल हेल्प जो है ये सही तरीका है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को स्थापित करने के लिए? क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाने से ही हो जाता है? अगर जहाँ की जनता डेमोक्रेसी की मांग नहीं कर रही है तो क्या डेमोक्रेसी वहाँ पे टिक सकता है? क्या अगर वहाँ का जो सिटीजन है वो डेमोक्रेसी के फिलॉसफी को फील नहीं कर रहा है तो क्या जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है वो उसी तरह बचा रहेगा? ये सब सवाल करता है और कहता है कि आप इस पे सोचिए, और मैं भी कहूँगा कि आप इस पे सोचिए। आप बुक निकालिए, लास्ट के सारे सवालों को पढ़िए और सोचिए कि ये सही है या गलत है। फिर आप उसके नोट्स में आंसर लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए उसको लिखने का, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोरी पहला चैप्टर का। यहाँ पे पहला चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक जरा सा इसका शॉर्ट समरी पूरे ओवरऑल चैप्टर का देखेंगे। थैंक यू।